बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले इशूज़ के हवाले से, उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से, और कोशिश करते हैं कि जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ हम दीगर स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करें और उनके हवाले से भी गुफ्तगू करें। और यही वजह है कि हम अपनी हेडलाइंस में मुख्तलिफ किस्म के खेलों को भी शामिल करते हैं। लेकिन आज का शो हमारा होगा क्रिकेट के हवाले से, और आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सर्व किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से इस बात का मुतमन्नी रहा कि इन दोनों के जो ग्राउंड्स थे उन पे अपने मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जाए, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट है पिछले रिजीम में शायद उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, उसको बंद भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी इस बात का मोहताज था कि डिपार्टमेंट के ही ग्राउंड पे टूर्नामेंट्स को कराया जाए। मेरे जो राइट हैंड पे पर्सनैलिटी मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने स्टेडियम बनाया, इन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सिनारियो तब्दील कर दिया, इतने ज़्यादा वेजेस दिए, इतनी ज़्यादा सैलरीज दी अपने डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों को कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और एक लाइफ स्टाइल उन्होंने उठा के तब्दील कर दिया था डिपार्टमेंट क्रिकेट का। और फिर वहीं से जो है बहुत सारे प्लेयर इनके डिपार्टमेंट से निकले, जिसमें बाबर आजम है, कामरान गुलाम है, हसन अली, मैं नाम लेता रहूँगा, ये गिनती शायद ख़त्म हो जाए। और अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट चलती रहती तो शायद शादाब खान भी इनके स्क्वाड का हिस्सा तकरीबन बन चुके थे। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू सो मच। और बाबर आजम को भी इन्होंने खिलवाया था, और बाबर आजम का सितारा इस वक्त पूरी तरह से उरूज पर है। कल आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में और आज उनको वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। लेकिन लेफ्ट हैंड पे जो पर्सनैलिटी मौजूद है, जिस तरह बार बार बात करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और अपने टीम के मिडिल ऑर्डर के अहम सतून समझे जाते थे। क्रिकेट इनका फैमिली गेम है। हमेशा मैं इनके फादर का तारुफ के हवाले से इनका तारुफ कराता हूं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ऑनररी ना सिर्फ बॉडीगार्ड थे बल्कि उनके ऑनररी ड्राइवर भी थे। लेकिन ये खुद भी अपने तई एक बड़ा नाम है। क्रिकेट इनका फैमिली गेम है। सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्रिकेट इनका फैमिली गेम है, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं फ़हीम आज़ाद साहब, उनके पास एक ऐसा एजाज़ है जो शायद ही किसी के पास हो। क्योंकि जब यूएई की पहली टीम बनी थी उस पहली टीम के भी वो रुकन थे, और साथ साथ जब कनाडा की पहली टीम बनी थी तो उस पहली टीम के भी फ़हीम आज़ाद साहब रुकन थे। और माजी में मलिक जिमखाना जैसे मजबूत क्लब से खेलते रहे, जहाँ से उनके बाद फिर सईद अनवर, राशिद लतीफ़ और दीगर प्लेयर सामने आए। तो ये हमारे आज के दोनों मौजूद मेहमान हैं जो आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी, कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। गुज़िश्ता बरस मोहम्मद रिजवान कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। मेरे नजदीक बाबर आजम को सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए। मोहम्मद हफीज। लगातार बेकदरी और माशी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिकन क्रिकेट की पेशकश कबूल की। अफसोस इस बात का है कि ना किसी ने मुझे वक्त पर रोका और ना ही किसी ने पूछा कि क्यों गए। कौमी क्रिकेटर साद अली। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। भारत में वर्ल्ड कप के टाइटल का दिफा करने के लिए बहुत चैलेंजेस का सामना है। जॉस बटलर। पूर्व फवाद वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बहुत जल्द पाकिस्तान स्क्वॉश में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान। जो मुकाम हमने स्क्वॉश में खोया है तो वो हासिल करने का एक ही तरीका है कि ग्रास रूट लेवल पे आप जोर डालें। दिफाई चैंपियन बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और हम जब प्राइम की इब्तिदा कर रहे थे तो ज़हीरुल हसन साहब के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कई ऐसे प्लेयर हैं जो इनके डिपार्टमेंट से खेल के गए, और उनमें से एक अभी आपने देखा साद अली, ये भी इनके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन सबसे पहले बाबर आजम को एक दफ़ा फिर हम मुबारकबाद देंगे कि कल उनका नाम था आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में, और आज वो आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में ना सिर्फ शामिल किए गए बल्कि रैंकिंग में भी जो है वो उनका नाम जो है वो टॉप पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन जनाब ज़हीरुल हसन साहब मेरे कई शोज़ में कह चुके हैं कि बाबर आजम से ये खुश नहीं है। ज़हीर भाई, कल यहाँ पे मेरे साथ कमर हफीज साहब मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि वो खुश नहीं है। आप भी बार बार ये बात करते हैं। अब तो आईसीसी ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए आपको। अली भाई देखें,
सबसे पहले ये कि बाबर आजम नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं और वो रन्स करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि मुझे उनकी बैटिंग से कोई एतराज़ नहीं है, हाँ। मगर रही बात कि वो कैप्टन एज ए कैप्टन वो वनडे T20 के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी जगह बनती है एज ए कैप्टन। ठीक है, अगर वो रन्स करें तो टीम के अंदर ज़रूर खेलें, मगर टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मौजू हैं कि उन्हें कप्तान बनाया जाए। और मैं समझ रहा हूँ कि ICC का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने वनडे T20 के अंदर उन्हें कप्तान इस वजह से भी शायद बनाया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से खेलते हुए अपने लिए बहुत अच्छे रन्स किए और अपने बहुत ज़्यादा रन्स किए, मगर पाकिस्तान बहुत कम मैच जीता है जब उन्होंने रन्स किए हैं। तो ठीक है सैयद भाई, आप मुत्तफिक हैं कि थोड़ा सा मैं भी अपना एक हक इस्तेमाल करूंगा, डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती राय जाए जो हो सकता है गलत, क्योंकि आप लोग ज़्यादा झांदीदा लोग हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार लोग हैं। मेरी राय में बाबर आजम वनडे के कैप्टन बिल्कुल सही हैं, लेकिन T20 और टेस्ट में एज ए कैप्टन उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। आप चूँकि खुद भी इस फ्लेवर को आपने चखा हुआ है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले में, आप क्या समझते हैं? देखें अली, मैं आज थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा इसलिए कि मैं समझा सकूं। मैं शायद हो सकता है मैं क्लियर सही नहीं कर पाता, एक्सप्लेन सही नहीं कर पाता। इसकी वजह से बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है और पाकिस्तान में इससे बड़ा प्लेयर मैंने इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला मैंने प्लेयर नहीं देखा। ना हो सकता है, जैसे मैं बहुत सारे प्लेयरों के लिए कहता हूँ, वसीम अकरम जैसा बॉलर नहीं आ सकता पाकिस्तान में, क्या दुनिया में वो कितना 6 बॉल की 6 डिफरेंट क्वालिटी उसमें बॉलर थी। इसी तरह बाबर आजम की जैसी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से खेल रहा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्लेयर आएगा नहीं। मगर बात ये होती है कि जब तक वो प्लेयर था, जब तक उस पर डिस्कशन दूसरी टाइप की होती थी कि उसको कप्तान बनाओ, बड़ा प्लेयर है, अब सीनियर हो गया, रन हो गया, बार अब कप्तान बन गया पाकिस्तान का। अब उसकी हर क्रिकेटर की एक हाइट होती है, वो हाइट उसने पूरी हो ली। जैसे हर इंसान की, जैसे होता है ना कि आर्मी में जाता है तो जनरल बन जाऊं, इसी तरह कोई ना कोई एक अचीव कर ली उसने। अब उसे अचीव कर लिया। अब उसकी जो अप्रोच है, उसको जो चाहिए वो बताऊं उसको क्या चाहिए। उसको ये चाहिए अपनी परफॉर्मेंस, तो उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी कि कोई उसके बारे में ये कह ही नहीं सकता कि बाबर आजम के प्लेयर खराब है। अब उसकी परफॉर्मेंस चाहिए पाकिस्तान को, वो कुछ दे के जाए, वो इस तरह से दे के जाए कि वो लड़के, जैसे मैं अभी काफ़ी कप्तानों में, मैं इमरान खान की कप्तानी में भी खेला, मैं जावेद मियादाद की कप्तानी में भी खेला, मैं वसीम अकरम की कप्तानी में खेला, मैं सईद अनवर की कप्तानी में खेला, तो मैं उनके साथ बैठता था तो वो हमेशा ये कहते थे कि यार वो अपनी कप्तानी से कुछ पाकिस्तान को देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे जाने के बाद कुछ ऐसा अमल कर जाएं कि पाकिस्तान को दे जाएं। और वो किस शक्ल में होता था देने की कि यंगस्टर कोई प्लेयर दे दें, पाकिस्तान को कोई ऐसा प्लेयर दे जाएं कि जो दुनिया में नाम रोशन करे, पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाए, जो टीम प्लेयर बनाए। ये अप्रोच होनी चाहिए कप्तान की। मगर मैं जब से देख रहा हूं बाबर आजम आया, बाबर आजम ने तो हमारे यहाँ प्लेयर खराब कर दिए। ये नहीं कि वो चाहता है, मगर उसकी अप्रोच नहीं है। जब उसकी अप्रोच ही ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान लेवल की, टॉप लेवल के लोगों की होनी चाहिए, जो बड़ी अप्रोच जिसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच, अब बस हो गई। कितनी परफॉर्मेंस और देगा यार, टॉप लेवल की परफॉर्मेंस हर जगह वो हो गया। लेकिन आप इससे मुत्तफिक हैं कि ICC भी उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन ICC का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ICC का पाकिस्तान की इज्जत से क्या ताल्लुक है? ICC का पाकिस्तान की फ्यूचर से क्या ताल्लुक है? ICC का ताल्लुक प्लेयर ही से है। वो ग्रेट प्लेयर है, उसको ऑनर कर दिया वो। मगर हमें तो चाहिए पाकिस्तान का ऐसा आदमी चाहिए कि जो सामने, अच्छा ऐसा आदमी कौन है? चले सवाल एक नहीं, अब जैसे ये फ्लॉप हो गया, सरफराज था ना, सरफराज ने कितने लड़के दिए आपको, आपने इसने सरफराज को खेलने नहीं दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान अच्छा प्लेयर है भाई, तो बुरा ये भी प्लेयर नहीं था, आप इसको यूटिलाइज करते, आप 2 मैचों में इसको चांस दे देते, 4 उसमें दे देते। ये अप्रोच से, इस अप्रोच पे मैं अच्छा अप्रोच की बात करें सईद भाई, आपने तो बहुत बचपन से अप्रोच देखी है बाबर आजम की। ज़हीर भाई आपको क्या लगता है कि ICC भी उनको अवार्ड कर रही है, उनका टेस्ट टीम में भी नाम आ रहा है, उनका वनडे में भी नाम आ रहा है, लेकिन सईद भाई इस तरह कह रहे हैं कि ICC को पाकिस्तान की क्रिकेट से क्या मोहब्बत है? आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से कि अप्रोच उनकी, इंटेंट उनका सही नहीं है? देखें सईद भाई का कहना यह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे किसी को शक नहीं है। बाबर आजम की नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर बाबर आजम ने जो है नए प्लेयर्स प्रोटेक्ट नहीं किए। बिल्कुल, उन्होंने जो है एक लिमिटेड जो है प्लेयर्स जो थे उनको लेके चलते रहे, जिससे टीम के अंदर लॉबिंग ग्रुपिंग बन गई, जिसकी वजह से आपने देखा शिनवारी शाहीन ने जो है एक बयान दिया था, जिसके बाद मेरे ख्याल से जो है बोर्ड ने शायद सेटअप कॉल दी और फिर उन्होंने
अपना ट्वीट वापस लिया। तो इस तरीके से जो है कल के सवाल ही पैदा होता है, क्या फिर बाबर आजम इस चीज़ के अकेले जिम्मेदार हैं, फिर चीफ सिलेक्टर हैं, फिर आपके जो चेयरमैन थे जो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर थे, 92 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन थे, उनका ये कहना था बाबर के आजम के अलावा तो मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। तो गलती बाबर आजम की तो नहीं हुई ना, पूरा एक सेटअप, पूरा एक सिस्टम इसका कसूरवार है। देखिए रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन बने थे तो हमारा ख्याल ये था कि शायद हो सकता है कुछ बेहतरी आएगी, मगर रमीज़ राजा साहब ने टोटल पावर, आप देखें वुमेन क्रिकेट की भी टोटल पावर उन्होंने बिस्मा मारूफ को दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हम आयरलैंड और थाईलैंड जैसी टीमों से हारे। उन्होंने बाबर आजम को दे दी, कोई नहीं है सियाह करे सफ़ेद करे, ऐसा नहीं होता। बाबर आजम इमरान खान तो नहीं थे ना कि इमरान खान जो अब अपनी मर्जी चलाते थे, तो आप ये समझे कि हर कप्तान अपनी मर्जी चलाएगा, हर आदमी में अपना अपना एक टैलेंट होता है, ठीक है। आपने सारी पावर दे दी, उन्होंने लॉबी अपने पूरा ग्रुप बना लिया, लिमिटेड लड़कों को खिलाते रहे। और अभी देखें शाहिद आफरीदी 3 मैचेस के लिए जो है बने, तो उन्होंने कुछ नए लड़कों को चांस दिया, तो लगा कि हमारी जो प्रोडक्ट रुक गई थी वो दोबारा आनी शुरू हुई है। देखिए ये सारी खामियां थी, आपको जो है पाकिस्तान के लिए देखना है, आपको दोस्ती यारी नहीं देखनी है। आईसीसी को क्या पता, आईसीसी ने तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है पाकिस्तान क्या लगता है फिर बाबर आजम के साथ, तभी ज़हर भाई भी बात करें, बाबर आजम के साथ कोई स्ट्रॉन्ग, कोई तगड़ा चीफ सिलेक्टर हो, इस तरह भी शोएब अख्तर की बात हो रही है। एक ज़माने में तो बल्कि ज़हर भाई इससे पहले भी इधर जाऊँ, अब शोएब अख्तर का नाम आ गया, तो आप भी अपने इदारे में शोएब अख्तर को बतौर कोच लाने की बातें हो रही थी इस वक्त? बिल्कुल शोएब अख्तर के साथ हमारी बातचीत चली थी, मगर शोएब अख्तर के पास टाइम नहीं था और काफ़ी मतलब एक खबर फैल गई थी वो, और उन्होंने मतलब मेरे साथ एग्री किया था, मगर उसके बाद फिर मुझे उनके पास टाइम नहीं था, तो वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो सर इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखें तगड़ा नाम चाहिए बाबर के साथ। बाबर के देखें मैं बताऊं आपको, चेयरमैन आपने बहुत अच्छा भी बात की कि चेयरमैन आना किसी ना किसी प्लेयर ने या किसी पाकिस्तानी आदमी ने आना है ना चेयरमैन। अब रमीज़ राजा को चांस दिया था, बिल्कुल सही दिया था जितना मैं रमीज़ राजा को जानता हूं, मगर वही वाली बात रही कि वो किसी काम के नहीं रहे, उन्होंने डिसीजन अच्छा नहीं किया, फारिग हो गए, आपके सामने पता चल गया फारिग हो गए। अगर काबिल इंसान होते जैसे सेठी साहब ने काम पीछे अच्छे किए थे तो वापस वो आ गए। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अब आप चांस दें डिफरेंट लोगों को, अब डिफरेंट ऐसे लोग हों, अब जैसे शाहिद आफरीदी का बड़ा अच्छा ज़हीर भाई ने याद दिलाया मुझे, शाहिद आफरीदी जो काम कर गया, आप उठा के देखें सरफराज को चांस मिल गया और सरफराज ने बता दिया कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, अब कोई बताने की जरूरत ही नहीं बाबर आजम को अब सोचना चाहिए कि यार मैं यहाँ गलती कर गया। बाबर आजम, अगर कोई ऐसी लॉबी ऐसी है कि बाबर आजम को, या बाबर आजम खुद समझता है कि मैं क्रिकेट मैं कप्तानी से हट जाऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी, भाई अगर आप कप्तानी से तो कोई चाहता ही नहीं हटाए, मगर आप अप्रोच चेंज करो। अगर अप्रोच चेंज करो, पाकिस्तान की टीम के पूरे चारों सूबे के बारे में सोचो कि जो जहां का भी है उसको 100% चांस मिले, तो फिर तो आप ग्रेट प्लेयर क्या, ग्रेट इंसान खिलाओगे, ग्रेट कप्तान खिलाओगे। बल्कि सही में मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये बात इससे बढ़ के एक बात कहूंगा, आप चारों सूबों का सोचो ही ना, आप एक ही सूबे का सोचो, लेकिन वो मेरिट पे सोचो। अगर एक 11 प्लेयर अच्छे हैं तो आप उसी से खिलाओ। लेकिन ये क्या बात है कि सिंध की टीम T20 की चैंपियन बनती है, आप T20 में सिंध का एक भी प्लेयर नहीं होता। ये अप्रोच उनकी, मैं ये समझता हूं बाबर आजम की ये सही करवानी है। ठीक है, आप कोई भी माइका लाल आ जाए, पाकिस्तान का शोएब अख्तर आ जाए, या कोई XYZ आ जाए, कोई मौलवी आ जाए, दम कर दे पाकिस्तान के लिए खुद कर जाओ, बस खत्म। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है बाबर आजम। हम सब पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हम सब पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम किसी और मुल्क के झंडे के नीचे सरदुगु होता नजर आए। हम सब पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं और उसके लिए हम सब अपने अपने दायरे में रहते हुए कोशिश भी करते हैं। और जहां सईद आज़ाद जैसा नाम मौजूद हो, जिनके खानदान का ही ताल्लुक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से, तो डेफिनेटली इनके दिल से जो आवाज़ निकलेगी ज़रूर असर रखेगी। पर नहीं ताकत परवास मगर असर रखती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो गेस्ट ब्राइक गेस्ट ना हो, वो ऐसे गेस्ट हों कि जिनकी टॉपिक के साथ उनकी कोई रेलेवेंसी हो, उनकी कोई ना कोई जो है टॉपिक के साथ उनकी हम आंगी हो और टॉपिक को वो को रिलेट करते हो। आज डिपार्टमेंट क्रिकेट की हमें बात करती है, इस वजह से आज हमने डिपार्टमेंट के हवाले से भी सईद आज़ाद साहब और ज़हीरुल हसन साहब को बुलाया। और आपने आज हमारी टॉप स्टोरीज़ में देखा होगा कि साद अली जो है वो अमेरिका में भी गए, अमेरिका में क्रिकेट खेलते रहे, और साद अली का भी बड़ा गहरा ताल्लुक इन दोनों से रहा, क्योंकि जब साद अली ने इब्तिदाई क्रिकेट का आगाज़ किया यंगस्टर जिमखाना से, और ये वो क्लब है जहाँ से खुर्रम मंजूर ने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया, वो सईद आज़ाद साहब के इलाके का क्लब है। और जब उन्होंने क्रिकेट में दर्जा बदर्जा तरक्की की तो ज़हीरुल हसन साहब वो शख्स थे कि जिन्होंने साद अली को प्लेटफॉर्म मुहैया किया और स्टेट बैंक से खिलाया। पहला सवाल सईद भाई आपसे कि एक ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके का बच्चा कि जिसने क्रिकेट का आगाज़ किया, सब उसके टैलेंट के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम तक भी वो पहुँचा, अब वो मायूस होकर वो अमेरिका जा रहा है। अच्छी अली वो जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है।
बड़ा प्लेयर है, वो जितनी उसकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक नहीं, ये बहुत सारे प्लेयर ऐसे चले गए। अब ये साद अली, मैं आपको बताऊं, इतना मैं इसको इस तरह से जानता हूं कि इतना क्वालिटी प्लेयर है, इतना क्वालिटी प्लेयर है। अगर मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान टीम को उसको ज़रा सा फेवर कर देते, ज़रा सा चांस दे देते, इसने जिस डिपार्टमेंट से खेला उस डिपार्टमेंट को जितवा दिया इसने। अब अच्छा, मेरे इलाके का बच्चा है, मुझे तो इसलिए कि जिस क्लब से खेला उस क्लब ने इतने लड़के निकाल दिए। आप शायद उसका ऑर्गेनाइजर का नाम भी जानते होंगे, मेरे दिमाग से नौशाद है, डॉक्टर है, रजी अनवर है। कितने वो इतनी मेहनत करके उन्हें तैयार करते हैं। अब बच्चों, क्रिकेटर का कैरियर बहुत छोटा रह गया। कितने प्लेयर हमारे मुल्क छोड़ के चले गए इस 3-4 साल में, जब से डिपार्टमेंट बंद हुए। और ये डिपार्टमेंट दोबारा से खुलें, शायद हो सकता है ये वापस आ जाएं। अगर इनको जॉब्स की ज़रूरत है, कहाँ से? पीसीबी का तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना था। कोई पता नहीं कौन सा ऑस्ट्रेलियन वो लेके आ रहे थे, इमरान खान साहब बना रहे के लिए, जिससे क्रिकेट भी ख़त्म हो गई, लोगों के फ्यूचर भी ख़त्म हो गए। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर दोबारा से डिपार्टमेंट बनते हैं, और मेरे चांस है कि बनने के, जिस तरह से अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। जरा आर डिपार्टमेंट में जरा साद अली की जरा बात करूँ ज़हीर भाई से, क्योंकि जिस क्लब की इन्होंने बात की, यंगस्टर खाना की, उसने खुर्रम मंजूर जैसा प्लेयर दिया। अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि जिनको प्यार से हम डॉक्टर कहते हैं, सब नौशाद हैं। इसके अलावा नदीम शाद जो कराची अंडर 19 से भी बतौर विकेट कीपर खेले, वो भी इसी क्लब के। तो एक ग्रास रूट लेवल पे इस तरह के काम लोग कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है। कल हमने अमीर अकरम साहब का भी जिक्र किया था, अब बात निकली तो बताता चलो कि माशाल्लाह वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सबकी दुआओं के अभी भी वो तलबगार हैं। ज़हीर भाई, बात हो रही है साद अली की, और आपने बड़ा सपोर्ट किया साद अली को। देखें अली भाई, साद अली बहुत बड़े प्लेयर हैं, और साद अली के साथ बड़ी ज़्यादती हुई जब उन्होंने 1000 रन किए डोमेस्टिक के अंदर, और उन्हें सिर्फ 1 या 2 मैच खिला के बाहर कर दिया, और वो भी 7वें नंबर पे बैटिंग कराई थी मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 भी शायद दुबई या शारजा के अंदर, और उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जो शकील शेख साहब का क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ की पिच के बारे में कहा जाता है कि लाइक ऑस्ट्रेलियन पिच, बाउंसिंग पिच, वहाँ बैट्समैन बैटिंग करते हुए डरते हैं। और साद अली जो वहाँ बैटिंग करते थे, मेरे टीम के अंदर बाबर आजम, आबिद अली और उस्मान सलाउद्दीन तीनों होते थे, मगर जो स्टाइल, जो दिल इनका बड़े दिल से जो खेलते थे साद अली, ऐसी बैटिंग कोई भी नहीं करता था। समझ लें ये साद अली का नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ज़हीर भाई, मैं आपको सॉरी अली, में एक बात ज़हीर भाई आपको बताऊं, ये सबको पता है, मैं छोटा सा प्लेयर हूं, आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपको पता है इतना बड़ा प्लेयर है कि क्यों नहीं सिलेक्टरों को पता होगा। जब 1000 रन करना आसान है, नहीं खिलाना था, और उसने सही डिसीजन लिया, और आगे भी अगर सही सिस्टम अच्छा, सही डिसीजन तो लिया, लेकिन अभी हारून रशीद साहब जो चीफ सिलेक्टर बने, अब इत्तला ये है कि उन्होंने अहमद शहजाद, उमर अकमल से और मोहम्मद आमिर से और बहुत सारे ऐसे पुराने प्लेयर से बात की, उस वक्त डिस्कार्डेड शायद हो गए। आपको लगता है कि ये सही फैसला है कि इन प्लेयर से बात करना, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक के नए परफॉर्मर हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बात शायद इस सिलसिले में की हो कि टीम में डालने की सिलसिले में, मगर अब ये आपने जो तीनों नाम लिए हैं, ये टीम अब इनका चांस नहीं बनता। अगर परफॉर्मेंस भी करें तो अब इनका चांस नहीं बनता। अब टैलेंट बहुत आ गया है। देखें, फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर प्लानिंग यही होती है कि अब ये थोड़ी कि अब मंसूर अख्तर पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर गुजरे जो कि पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं करते थे, डोमेस्टिक साजिद अली इतने प्लेयर गुजरे, मगर ये थोड़ी कि हर साल वो आ जाए। भाई अब जैसे अहमद शहजाद है, वो खेल रहा है, उमर अकमल है, वो खेल रहा है, या अभी आमिर है, जब बीपीएल में भी जाके खेल रहा है, तो किन बेसिस पे आप कह रहे हैं कि इन तीनों का चांस नहीं बनता? इसलिए चांस, अच्छा, अहमद शहजाद का तो चांस नहीं बनता, आमिर का चांस बन सकता। और उमर अकमल, देखें उमर अकमल को मैंने पिछले दिनों देखा है, उनकी फिटनेस की बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल में उमर अकमल थोड़ा पीछे रह गए। थोड़ा अब जितने लड़के हैं यंगस्टर में वो आगे, वो थोड़ा उमर अकमल पीछे रह गए। और आमिर की जरूरत है, इसलिए कि हमारे पास अभी एक्सपीरियंस बॉलर स्पेस का कोई नहीं है, और हमारे बॉलर्स भी अनफिट हो चुके हैं। उसमें वर्ल्ड कप के लिए हमें आमिर जैसा, और इंडिया में कामयाब भी रहे आमिर, और इंडिया में कामयाब भी। इवन अभी जो नाम हम ले रहे हैं, इसमें जुनैद खान का भी नाम लिया गया। जुनैद खान को भी शायद उन्होंने जो है वो परसू किया। ज़रा भी क्या कहेंगे, ये जो पुराने प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं, ये स्टेप किस तरह से देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि पुराने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है, या वाकई कोई संजीदा कोई एफर्ट है? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप अभी जब शाहीन इंजर्ड हुए थे और पाकिस्तान के पास बॉलर्स की कमी महसूस हुई थी, और बीपीएल के अंदर आमिर नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आमिर के ऊपर अगर वो सोच रहे हैं तो, और आमिर में अगर थोड़ी सी अगर अभी सलाहियतें बाकी हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें मौका देना चाहिए। रही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के पास इस वक्त मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं है हमारे पास, हम तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। और उमर अकमल को बाहर बिठा के उन्होंने इस पोजीशन पे बिठा दिया कि उनकी फिटनेस प्रॉब्लम आ गई है।
उनकी सईद भाई ठीक कहते हैं कि अगर उनकी कोई फिटनेस प्रॉब्लम है वो अपनी फिटनेस प्रॉब्लम ठीक करें। उन्होंने अभी जो वनडे के अंदर जो बैटिंग की है यहाँ के ऊपर, आपने स्टेट बैंक के ग्राउंड पे और आप भी वहाँ पर थे अली भाई, आपने देखा आउट क्लास बैटिंग की है। और मैं समझता हूँ कि उमर अकमल को हमें तैयार करना चाहिए मिडिल ऑर्डर के लिए, अगले जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए बेस्ट चॉइस है हमारे पास। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और जो बात कर रहे हैं ज़हीर भाई, बात करेंगे, मैं वहाँ मौजूद था और ये भी बताता चलूँ कि शोएब हबीब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ही कहा कि मैं तुम्हारे रन्स देखना चाहता हूँ, और वो कह के गए थे कि आज मैं आपको बताऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस था उमर अकमल का कि वहाँ पे उन्होंने बड़ी आउट क्लास बैटिंग की, जिसके हम सभी वहाँ जो लोग मौजूद थे सबके सभी वहाँ पे मोतरफ होते नजर आए। लेकिन साथ साथ आमिर की बात करें, मुझे क्विकली बता दीजिए, अभी आमिर वहाँ पे आउट कर रहे हैं, इससे पहले भी जो आमिर का कमबैक हुआ था वो बीपीएल की परफॉर्मेंस पे कमबैक हुआ। पीएसएल कितना इंपॉर्टेंट होगा मोहम्मद आमिर के लिए? देखिए आमिर, मैं तो समझता हूँ 100% उसके लिए ये पीएसएल की परफॉर्मेंस काउंट होगी, इसलिए कि आमिर मेहनत भी बहुत कर रहा है। अभी आमिर जो बाहर हुआ था, ठीक है उन्होंने जो रिटायरमेंट का डिसीजन दिया था, मगर वो एक लॉबी, एक सियासत थी, उनको एक मसला था। वो आमिर परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ, मगर जितना क्लास प्लेयर था उसको वैसे ही हैंडल करना चाहिए। मगर अभी जिस तरह से ये खेल रहे हैं फ्रेंचाइजीज वगैरह में, जिस तरह से उसकी फिटनेस है, अच्छा मैं उसकी फिटनेस खुद देखी है मैंने, और उसको उसकी जो जज्बा है और जिस किस्म का वो खेलना चाहता है, ये चीज़ें ऊपर पाकिस्तान की टीम में लेके जाती हैं और वही कमबैक कराती हैं। अब जैसे सरफराज ने कमबैक किया, वो उसकी क्रिकेट की क्लास नहीं थी, उसका जज्बा था। अगर आमिर की बात हो रही है ना, क्विकली 10 सेकंड है मेरे पास, ब्रेक पे आना है। फिर शर्जील में क्या बुराई है? शर्जील तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, शर्जील को भी खिला लें फिर। अब मुझे नहीं पता कि शर्जील के हवाले से अभी लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल चेयरमैन के साथ डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि शायद आफरीदी ने मेरे साथ कोई डिस्कस नहीं करी, और किसी साफी ने पूछा था कि आपने नहीं खिलाया, तो अब क्या रीज़न उन्हें नहीं खिलाने का ये नहीं पता, मगर है कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं शर्जील तो ठीक है, मौका मिलना सबके लिए एक ही उसूल और एक ही ज़ाब्ता होना चाहिए। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के जुड़े हुए दीगर और मामला तक के हवाले से, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट क्रिकेट को रन करते हैं और दोनों डिपार्टमेंट क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं। लेटर इन तक पहुंच चुका है, अब क्या आगे होने जा रहा है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, और जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो ला मौला इंडियन क्रिकेट को भी जरूर डिस्कस किया जाता है। फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो शायद किसी भी पाकिस्तानी को वो हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कह दिया कि जनाब इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है और पाकिस्तान को इनसे सीखना चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले तक वही कह रहे थे कि हमने $1 मिलियन की टीम को हरा दिया और हम बहुत आगे हैं इंडिया से, हमारी क्रिकेट में ये चीज़ है, हमारी क्रिकेट में वो चीज़ है, और चेयरमैनशिप से हटते ही उन्होंने कह दिया कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। सईद भाई, आपके साथ तो उन्होंने क्रिकेट खेली है, आपने बड़े करीब से उनको देखा है, ये क्या है? ये मतलब मुसलसल ये यूटर्न क्यों सामने आते हैं? ये तो रमीज़ राजा की अभी जैसे मुझे तो सब इसलिए कि ये बातें मैं जब करता हूँ अली, मुझे बड़ा खुद वो होती है, मगर मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मैं एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली रमीज़ राजा नो डाउट कि जिस तरह मैं जानता हूँ रमीज़ राजा की फैमिली को, जिस तरह से वसीम राजा के साथ मैं खेला हूँ और जिस तरह से इनकी पीछे एजुकेशन लाइफ है, वो बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस थी पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट भी। मगर उसके बाद वो वही वाली बात कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, इनकी कोई डिसीजन ऐसे नहीं हुए और इस तरह से चेयरमैन की सीट में आके ऐसे बैठे नहीं कि जिससे मैं कहूं कि इनसे यही तवक्का है कि जो इन्होंने बात की है। वैसे ये तो फ्रस्ट्रेशन है, ये तो फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया को इन्होंने आउट ऑफ वे जितवा दिया। हाँ। मगर ये थोड़ा सा, हाँ, जिस तरह की अभी इंडिया की परफॉर्मेंस जारी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, टीम उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अभी 2 सीरीज जीत चुके हैं। इंडिया में इंडिया को हराना मुश्किल है, मगर इतना भी नहीं जितना से मुश्किल आप जरूर करें। भाई आप कैसे कह सकते हैं क्रिकेट में आखिरी बॉल तक नहीं कह सकते? सईद भाई मेरे साथ बैठे हैं, काली आंधी के खिलाफ, वेस्टइंडीज के खिलाफ, उस दौर में जब जोएल गार्डनर, कॉलिन क्राफ्ट जैसे बॉलर थे, पैट्रिक पैटरसन थे, इन्होंने 84 रन की इनिंग खेली। कैसे कह सकते हैं कि किसी टीम को हराना नामुमकिन है? मुश्किल एक अलग चीज होती है और नामुमकिन एक अलग चीज होती है। ये स्टेटमेंट उस सूरत में देना कि पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप वहां पे खेलना है, आपको लगता है पाकिस्तान की टीम का मोरल डाउन नहीं कर देगा? देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद कमेंट्री में जगह बनाने के लिए ये बयान दिया गया है, क्योंकि अब आगे का सोचना है कि आगे जो है उनका ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा। आपको क्या लग रहा है? आईपीएल में लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है, देखें, पहली बात तो ये नो डाउट इंडिया अच्छी टीम है, मगर है कि पाकिस्तान की टीम जब इंडिया के साथ खेलती है तो एक जज्बात बिल्कुल अलग होते हैं। इसी तरीके से इंडिया की टीम के भी जज्बात अलग होते हैं, यहाँ की आवाम भी, वहाँ की आवाम भी, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि जंग हो रही होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहना कि पाकिस्तान की टीम के मुकाबले में इंडिया की टीम बेहतर है, अभी जिस तरीके से इंडिया को हमने बहुत ही अंडर प्रेशर रखा,
ये कोई इतना आसान काम नहीं था, जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी हमारी टीम के अंदर। इसके बावजूद जब भी जो भी सिनारियो आता है इंडिया के सामने तो बिल्कुल चेंज होता है हमारा। तो अगर ये कहते हैं ना कि मुश्किल है, बिल्कुल, या अगर ये कहते हैं कि टफ टाइम देगी, समझ में आता, ये नामुमकिन का लफ्ज़ सही भाई होता है क्रिकेट डिक्शनरी मैं भाई कह रहा हूँ ना, ये फ्रस्ट्रेशन वाले अल्फाज हैं। और इस तरह से इंडिया की ऐसी टीम तो है नहीं इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन, या ये इट्स आउट ऑफ वे इंडिया। हाँ, ये अगर बात कह देते कि इंडिया की टीम को, जो तुमने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, इंडिया की टीम को इतना आसान नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की टीम में बड़ा टैलेंट है। अगर हाँ पाकिस्तान की टीम में हाँ अगर फेयर सिलेक्शन नहीं हुई, अगर ये रमीज राजा ने ये सोच के बात की है कि जो ये टर्नओवर गुजर के गए, जिस तरह से टीमें बनती हैं उनको पता होगा, वो ही हशर होगा, तो फिर इंडिया को मारना बहुत मुश्किल। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो उनके जहन में हर वक्त ये रहता है कि जो $1 मिलियन की टीम है, पैसा बहुत है, ये बहुत है। अभी वहाँ पे जो वीमेंस लीग हो रही है, वीमेंस की जो IPL हो रही है, वहाँ पे जो टीम भी जो बिकी है वो पाकिस्तान की PSL से भी ज़्यादा महंगी टीम बिकी है। कोई ऐसा तो नहीं ये चीज़ भी उनके जहन में ज़ेर भाई, क्योंकि आप तो खुद फाइनेंस के आदमी है। देखें, बात ये कि हो सकता है जहन में हो, देखिए पैसा हर चीज़ नहीं होती है, ठीक है पैसा होता है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है, मगर एक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स दिए हैं। अगर उन्हें बिल्कुल सईद भाई सही कह रहे हैं कि अगर मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट होगी तो मेरा ख्याल है हमारी टीम जो है किसी से भी कम नहीं है। और रही बात ये पैसे जनरेट करने की बात हो रही है, देखें इंडिया के पास नो डाउट बिजनेसमैन है, लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हम चाइना को इसमें इन्वॉल्व करें। चाइना वर्ल्ड कप के अंदर छाया हुआ था फुटबॉल के अंदर, चाइना जो है हमारे CPEC के अंदर आते हैं, चाइनीज़ आते हैं यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाइनीज़ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उनकी कंपनी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हमारा, चाइना के साथ उनसे स्पॉन्सर करें। वो चाइना के साथ जो शख्स इन्वॉल्व किया था वो तो यहाँ पे पैसे खा के कैटर गए। ये क्या चाइना के साथ इन्वॉल्व करे? नहीं, देखें मैं तो उस लेवल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं अजराय मजाक कह रहा हूँ ज़ेर भाई, बिल्कुल हमें इस वक्त हम डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ जो वीमेंस लीग हुई है, क्योंकि जिस तरह मैंने उनकी जो वीमेंस की टीम बिकी है वो पाकिस्तान की सुपर लीग की जो टीम है उससे भी महंगी बिकी है, क्योंकि जो इंडिया की IPL की जो पहली टीम बिकी थी वो भी PSL से महंगी बिकी थी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग से महंगी उनकी टीम वीमेंस की जो है वो सेल आउट हुई है। तो बहुत फर्क है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में, लेकिन बहरहाल टैलेंट में पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। ज़ेर भाई, लेटर आप लोगों को मौसूल हो चुके हैं? देखें तकरीबन 27 डिपार्टमेंट्स को लेटर भेज दिए हैं, और जाहिर बात है कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट को जो है ये मिल चुके होंगे। मगर मैं सबसे पहले आपके इस तवज्जुह से जो है GTV का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस इशू के ऊपर जो है बहुत ही फ़ाइट की, बड़ा प्रोग्राम किया। स्पेशली जो है पूरी मैनेजमेंट, आप अली भाई आप हो गए, नकी साहब हो गए, पूरी आपकी मैनेजमेंट का बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, और आज जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए लेटर इशू हो चुके हैं। मगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि सारे प्लेयर्स फ़ोन करते हैं, हर जगह ये कहते हैं कि टीम कब बनेगी। लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं कि किसी के पास भी बजट नहीं होगा। बजट जो है नए साल के अंदर जो है बजट आता है हर डिपार्टमेंट का, और उसको ज़ाहिर बात है कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट का जून जुलाई के अंदर बजट होता है, जो कि अप्रैल तक या मई तक जाके होता है, सेंक्शन होता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के बाद कोई टूर्नामेंट अनाउंस कर देता है तो फिर डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि PSL के फौरन बाद जो है तो कोई इवेंट है तो टीमें फौरी तौर पे बनाई जाएं। तो फिर वरना देखें बैंकर्स ये सोचते हैं, जो हाई मैनेजमेंट होती है, कि ठीक है जब कोई इवेंट नहीं है तो सैलरी फिर हम जो है 6 महीने पहले से क्यों दें। ये सारे इश्यूज़ हैं, कोई हो सकता है दे भी दे, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं। और ये जो सरकारी, क्योंकि आपका ताल्लुक स्टेट बैंक से, आपका ताल्लुक नेशनल बैंक से, दोनों पाकिस्तान के जो है वो एक बड़े इदारे हैं। सिर्फ भी आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या सोच रखता है, क्योंकि नेशनल बैंक वो डिपार्टमेंट है जिसने हमेशा से अंडर-19 प्लेयर, चाहे खालिद लतीफ़ हो, खुर्रम मंजूर हो, हमाद आजम हो या सलमान बट हो, आमिर हो, हमेशा से अंडर-19 से प्लेयर उठा के उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है। देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वैसे तो डिपार्टमेंट PIA भी बहुत बड़ा है और वापडा भी बहुत बड़ा है, मगर मुझे 36 साल हो गए नेशनल बैंक में। पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नेशनल बैंक का है, और एक चीज़ का नहीं है वो उसमें मेरे ख्याल में 4-5 स्पोर्ट्स हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, स्नूकर है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, क्या क्या नहीं है। और जितने भी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट हैं, और इतना आसान नहीं होता, इसलिए कि अब जब आप डिपार्टमेंट बनाने जाते हैं, अली इन्होंने बिल्कुल सही बोला ज़हीर भाई ने, कि एक बजट होता है और बजट के बाद फिर उसके बाद एक उनकी हायरिंग होती है, और
इतना आसानी से नहीं होता, अभी लगेंगे 3-4। हाँ, पीसीबी कोई टूर्नामेंट अनाउंस कर दे तो हो सकता है। एक ज़माने में रमजान में पीसीबी ने अपना टूर्नामेंट अनाउंस किया था। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो जल्दी कर दें, मगर अभी और जब ये पूरा डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि क्रिकेट टीम खोल दी जाए, उन्होंने कहा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खोलें। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अब हर डिपार्टमेंट का जो भी वो होगा वो उसको करना पड़ेगा। की बात की अभी ज़ेर ने भी जीटीवी का तस्करा भी किया। स्पेशली हाँ, सॉरी, मैं अली ये तुम्हें मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। ये जितने भी, मैं पूरे क्रिकेट से, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से जितना जीटीवी ने इस डिपार्टमेंट के लिए बात की है, और आप लोग ने अली आप लोग ने स्पोर्ट्स की बात की है, और जितनी प्लेयरों के लिए जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जीटीवी। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, और थैंक यू सो मच सईद भाई, आपने जीटीवी का तस्करा किया। लेकिन जीटीवी चाहे कराची की सड़कें हों, चाहे पेशावर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह जीटीवी ने ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर या ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से बात की है। इस्लामाबाद में जीटीवी की जब मुलाकात हुई लेजेंडरी इंजमाम उल हक से, पाकिस्तान के सीजन कैप्टन बेसबॉल हक से, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहा, पहले वो भी सुनते हैं। पाकिस्तान में ना थोड़ा सा डिपार्टमेंटल क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जी यहाँ हमें ना जॉब चाहिए, क्योंकि जी जो बच्चे होते हैं ना उनको जॉब चाहिए, सेफ्टी चाहिए होती है, तो इसलिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट है ना ज़रूरी है। और हमारे ना बहुत ज़्यादा जो उनसे लोग हैं ना, जो पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी अपने डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, तो उससे ये है कि जी ना प्लेयर्स को ना थोड़ा सा सेफ्टी का एहसास होता है। मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स क्रिकेट के आने से एटलीस्ट सारे डिपार्टमेंट्स मिल के प्लेयर्स की डेवलपमेंट में और उनके लुक आफ्टर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और हमेशा से प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट को और स्पेशली प्लेयर्स को जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से खेलते हैं, एक तो उनको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, एक ओवरऑल भी उनको एडवांटेज होगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान से लेजेंड जितने भी क्रिकेटर्स बड़े बने हैं वो सारे डिपार्टमेंट से ही अली भाई आए हैं। और ये चीज़ देखें, 120 दिन में अली नजम साहब के पास तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कोई वो ना जादू वाली छड़ी तो है नहीं, किसी के पास भी नहीं है। हाँ, ये है कि ये अगर प्लेटफॉर्म सेट कर दें, अगर डिपार्टमेंट दोबारा क्रिकेट शुरू करवाते हैं, उससे हमारी क्रिकेट का बहुत फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ऐसी है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कहलाई जाती है, और माशाल्लाह उस डिपार्टमेंटल से काफ़ी चैम्पियन आपने पैदा किए हैं, और 75 साल में आप जितने भी देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में सारे प्लेयर्स वहीं से आए, जिसमें मैं ख़ुद भी हूँ, और जितने भी बड़े नाम आप उठाएंगे सारे डिपार्टमेंटल से आए, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जी, आपने सुना मिसबाह हक साहब को सुना, इंजमाम उल हक को सुना, आपने इमरान नज़ीर को सुना, और साथ साथ लेजेंडरी आपने जहांगीर खान साहब को सुना, क्योंकि हम ना सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं डिपार्टमेंटल, बल्कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बात करते हैं। और यही वजह है कि जीटीवी जो है वो हर अवल एक दस्ते का किरदार अदा करता नज़र आता है। स्क्वाश के हवाले से जीटीवी भी अपना किरदार अदा कर रहा है। पेशावर में स्क्वाश है कि खेल को दोबारा से फ्लरिश करने के लिए, दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए एक इवेंट का इनेकाद किया गया, और उसको भी जीटीवी ने भरपूर तरीके से मीडिया सपोर्ट दी। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। पेशावर के क़य्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप की मुकाबले जारी है, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में अंडर 11, 13 और 15 कैटेगरीज में 32 टीमें हिस्सा ले रही है। मैं अंडर 11 कैटेगरी में हूँ, मुझे उम्मीद है मैं फाइनल जीतूंगा इंशाल्लाह। मैं बड़ा होकर जाशिर खान का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मैं अंडर 15 में खेलता हूँ, और मैं कमर जमान सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने 24 टूर्नामेंट रखे, कोई 12 टूर्नामेंट डिपार्टमेंट के लिए और 12 टूर्नामेंट लड़कों के लिए। स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान कहते हैं, इवेंट कराने का मकसद निचली सतह से टैलेंट सामने लाना है। बहुत जल्द पाकिस्तान स्क्वाश में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम जूनियर मैच ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जूनियर मैच कराने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जब हम जूनियर कराएंगे तो बच्चों को ज़्यादा मौका मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और जो मुकाम हमने स्क्वाश में खोया है तो वो हासिल करने का एक ही तरीका है कि ग्रास रूट लेवल पे आप जोर डालें। जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 150 तक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा फिरासत अली के साथ अब्दुल रहमान, जीटीवी न्यूज़, पेशावर। ये आपने स्क्वाश के वाले से एक रिपोर्ट देखी, और आपने सुना कमर जमान साहब को, इससे पहले जहांगीर खान साहब को आपने सुना। आप सिर्फ क्रिकेट पे जा रहे हैं ज़हीर भाई, या और स्पोर्ट्स को भी आप आगे लेकर आ रहे हैं? देखें, जब स्पोर्ट्स जब ख़त्म हुई थी उस वक्त स्टेट बैंक की जो है स्नूकर की टीम भी थी, और टेबल टेनिस की टीम भी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ये नहीं है कि जब स्पोर्ट्स अगर खुलता है तो फिर सारी टीमें होनी चाहिए। ठीक है, और टेबल टेनिस की भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, बल्कि आपके जो थे भी जिनका इंतकाल भी हुआ।
खालिद खान बड़े ज़बरदस्त टेबल टेनिस के प्लेयर भी थे और अल्लाह ताला उनकी मगफरत भी फरमाए। और जब स्क्वाश की बात हो रही है तो जानशेर खान साहब का भी जो किरदार है वो किसी से कम नहीं है। इस वक्त पार्किंसंस की बीमारी का वो शिकार है, अल्लाह ताला को सेहत दें। क्विकली मुझे बताएगा सैयद भाई कि नेशनल बैंक जो है बहुत सारे और खेलों को भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल करता है। हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नेशनल बैंक का है, इसका ऑनरी जिसे कहते हैं मेंबरशिप जहांगीर खान को दी है और जहांगीर खान के नाम स्नूकर को बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं। स्नूकर देखें, पाकिस्तान में जितनी भी आज जो स्नूकर है नेशनल बैंक स्पॉन्सर करता है, तो वो आज यहाँ पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। नेशनल बैंक ने तो स्कॉश के लिए भी जहांगीर खान को शुरू से अभी बता रहे थे, वो ग्रास रूट पे हमने भी अपनी एकेडमी में बहुत सारे जहांगीर खान को हमेशा हम बुलाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं और नेशनल बैंक तो करता ही हर स्पोर्ट्स से कवर करता है। थैंक यू सो मच सईद आजाद साहब, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, हमारे साथ आप शो का हिस्सा थे। और आज इन दोनों को बुलाने का मकसद यही था कि इन दोनों का बहुत ज़्यादा जो रेलिवेंसी आज हमारे टॉपिक से और हमारे शो में कोशिश यही होती है कि टॉपिक से रिलेटेड हम अपने गेस्ट को बुलाएं और इन दोनों से बेहतर चॉइस कोई आज हो नहीं सकती थी। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी लगी, आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर 11:05 पर अगर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।